अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिरोसिस। लास्ट लेक्चर जो हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक वो था जॉन्डिस। तो आज सिरोसिस है। लिवर की डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले स्टडी करेंगे और फिर हम उसकी डायग्नोसिस पे शिफ्ट हो जाएंगे। सिरोसिस क्या होती है कि सिरोसिस इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन इन विच स्कार टिश्यू रिप्लेसेस नॉर्मल टिश्यू। ठीक है। स्कार टिश्यू जो होता है वो जब नॉर्मल टिश्यू को रिप्लेस करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सिरोसिस का नाम देते हैं। अब दूसरा सवाल हमारे पास ये आ जाता है कि जो स्कार टिश्यू है ये क्या होता है? स्कार टिश्यू बेसिकली इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस टफ प्रोटीन होती है इसके अंदर, जिसको आप कोलेजन कहते हो, कोलेजन कहते हैं। ठीक है। और ये जो स्कार फॉर्मेशन होती है ये आपके जो हीलिंग प्रोसेस है, जब भी आपका वूंड रिपेयर होगा, वूंड रिपेयर्स, जब भी आपका ज़ख़म जो है वो रिपेयर हो रहा होता है तो उसमें स्कार फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जो नॉर्मल टिश्यू जब स्कार टिश्यू में रिप्लेस हो जाता है, जब वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो इफेक्ट क्या पड़ता है तो अच्छी चीज़ कि वूंड हीलिंग हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाती है और वो होता है आपका ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई है उस ऑर्गन की या उस एरिया की, जैसे अब लिवर की बात कर रहे हैं, तो वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। और जब आपके उस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो जो ऑर्गन है या टिश्यू है वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है। अब ये जो स्कार्स होते हैं ये काफ़ी सारे केसेस में आप देखने को आपको मिलते हैं। मसलन कोई ऑपरेट हो जाता है, किसी को इंजरी होती है, ठीक है, कोई सर्जरी है, जैसे मैंने अभी ऑपरेट की बात की, इवन जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी जो है वो स्कार फॉर्मेशन होती है। ठीक है। मतलब ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। ये है कि फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। अब इसकी ये जो अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस आपको पता होनी चाहिए कि एज स्कार टिश्यू बिगिंस टू फॉर्म इट मे अपीयर रेड। ठीक है, कि ये सबसे पहले इसके जो कलर है उसका रेड हो जाएगा, उसके बाद जो एरिया होगा वो रेज्ड होगा एंड हार्ड, और वो हार्ड होगा। ठीक है। और इसमें फिर एक और कंडीशन भी आ जाती है। मसलन एक कंडीशन है जिसको आप कहते हो मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसे आप हार्ट अटैक भी बोलते हो, हार्ट अटैक। ठीक है। इस केस में भी स्कार फॉर्मेशन होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है, और जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फिर जो हार्ट है वो अपना काम जो है प्रॉपरली नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सिरोसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मेन इफेक्ट क्या होता है, स्कार टिश्यू क्या होता है, कौन सी प्रोटीन उसमें होती है, ये प्रोटीन पूछी जाती है, कोलेजन का नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कॉमन कॉजेज़ क्या हैं स्कार्स के, इसकी अपीयरेंस कैसे है, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है। आगे चले। अब स्कार्स के जो सिरोसिस है इसके साइन और सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, तो पहले नंबर पे फटीग आ जाती है। ठीक है। उसके बाद नौजिया है, वॉमिटिंग नौजिया। उसके बाद वेट लॉस है। ठीक है। इसके अलावा जॉन्डिस भी होता है। अब जॉन्डिस का एक ये रीज़न भी है, अभी लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने गिलबर्ट और सिगलर नजार सिंड्रोम, उसके बाद रोटर सिंड्रोम, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, ये चीज़ें देखी थी जॉन्डिस की, वो भी कॉजेज़ में आ रही थी कि कहीं ट्रांसपोर्ट में मसला था, कहीं मेटाबॉलिज्म में, कहीं पे इनफैट है, उसका एंजाइम सही तरह से बना नहीं है, ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफिरेज। तो अब यहाँ पे सिरोसिस भी एक कॉज है जॉन्डिस का। तो जब मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवाऊंगा क्वेश्चन बेस, तो फिर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है सिरोसिस में एक और चीज़ बड़ी देखने में आती है कि जीआईटी जो ट्रैक है उससे ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है जीआईटी ट्रैक से, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है स्वेलिंग इन द लेग्स होती है, स्वेलिंग इन द लेग्स। ठीक है, टांगें वगैरह सूज जाती हैं, तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स में आ जाते हैं। अब मोस्ट कॉमन कॉज जो है सिरोसिस का क्या होता है, तो इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, और भी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, वो दो हैं। एक जो है वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिज्म। ठीक है, एक बंदा ड्रिंक करता है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसको भी जो है वो सिरोसिस हो सकता है। दूसरा जो है हेपेटाइटिस सी वायरस, और वो भी क्रॉनिक स्टेज में जब जाता है, HCV क्रॉनिक स्टेज। ठीक है। तो उस केस में भी जो है वो सिरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको बाकी कॉजेज़ भी पता होने चाहिए।
मसलन हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस डी वायरस है, इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये भी एक कॉज है। या फिर बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाए, उसकी वजह से भी सिरोसिस हो जाता है, ब्लॉक बाइल डक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं वो भी सिरोसिस कॉज करती हैं, इन्फेक्शंस भी सिरोसिस कॉज करते हैं। तो ये सारे इसमें रीजंस हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्रोनिक अल्कोहलिज्म और HCV एट क्रोनिक स्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिरोसिस के टॉपिक में से कि जो मोस्ट कॉमन काज है लिवर ट्रांसप्लांट का वो क्या है। तो आपने बताना है कि जो सिरोसिस है वो जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है लिवर ट्रांसप्लांट का। लेकिन सिरोसिस कौन से वाला, काफ़ी सारे मैंने कॉजेज बताए ना, हेपेटाइटिस डी है, बी है, इन्फेक्शन। आपने कहना है कि सिरोसिस है, लेकिन वो वाला सिरोसिस जिसके मोस्ट कॉमन कॉज में HCV और अल्कोहल इंटेक आ जाता है, अल्कोहल इंटेक, या क्रॉनिक स्टेज पे है वो बंदा या वो पेशेंट। तो इस वजह से अगर उसको सिरोसिस हो रहा है तो फिर वो किस तरफ जाएगा, वो लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिरोसिस क्या होता है, सिरोसिस में आप उसको डिफ़ाइन कैसे करते हो, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, स्कार टिश्यू क्या होता है, मायोकार्ड इन्फेक्शन में क्या होता है, इसके अलावा जी इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं सिरोसिस के, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है सिरोसिस का, और सिरोसिस के बाकी कॉजेज़ क्या हैं। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट कब होता है, जब सिरोसिस है, लेकिन कौन सा सिरोसिस, जब वो HCV या अल्कोहल इंटेक बेस्ड होता है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसको लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्यूमर्स ऑफ लिवर। अब इसमें जो प्राइमरी लिवर कैंसर है वो तो मतलब इसका मतलब ये है इस बात का कि वो वाला कैंसर जो कि लिवर के सेल से ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो है ये बिनाइन होते हैं। लेकिन एक चीज़ देखने में ये आई है कि वो वाले ट्यूमर्स, वो वाले कैंसर जो स्प्रेड होते हैं लिवर को, स्प्रेड टू लिवर, मतलब इसका मतलब ये है कि वो किसी और ऑर्गन में वो ट्यूमर है, वो किडनी में हो सकता है, वो लंग्स में हो सकता है, और वहाँ से वो जो कैंसर है वो स्प्रेड होकर लिवर तक आया है, तो उसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। क्वेश्चन ये है जी कि कौन सा जो कैंसर है मोस्ट कॉमन है लिवर में, क्या वो बिनाइन ज़्यादा है लिवर के या मेटास्टेटिक ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि मेटास्टेटिक जो कैंसर्स हैं, मेटास्टेटिक, ठीक है। मेटास्टेटिक जो कैंसर्स हैं ये दीज आर मच मोर कॉमन दैन प्राइमरी लिवर कैंसर, ठीक है। और जितनी भी जो हिपैटिक मिलिग्नेंसीज होती हैं, हिपैटिक मिलिग्नेंसीज, ठीक है, उसमें से जो 90 से लेके 95%, ठीक है, 90% से लेके 95% तक जो है उनको, जो जितने भी हिपैटिक मिलिग्नेंसीज है, लिवर की मिलिग्नेंसीज हैं, वो मेटास्टेटिक कैंसर्स में आ जाती हैं। बाकी जो बिनाइन है, जब जो लिवर की इटसेल्फ है, वो बहुत कम देखने में आता है। अब दूसरा सवाल ये आप लोग पूछ सकते हो कि या आपसे पूछा जा सकता है कि जी कौन से कैंसर्स हैं जो लिवर की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, जो लिवर की तरफ जाते हैं लेकिन है किसी और ऑर्गन में। तो मोस्ट कॉमनली जो है वो कोलन कैंसर है, ठीक है, कोलन कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। उसके बाद लंग कैंसर है जो कि फेफड़ों से जाएगा लिवर को, और फिर आता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, जो ब्रेस्ट से जो है वो लिवर को जाएगा। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द लिवर हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको दो नाम पता होने चाहिए, दो ही नाम है। बिनाइन में दो नाम आपको याद रखने हैं, और मिलिग्नेंट में आपको तीन नाम है बताने वाला हूँ जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला नाम है वो है हिपैटो सेलुलर एडिनोमा, ठीक है, हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, ये बिनाइन ट्यूमर में आ जाता है। बिनाइन का मतलब है कि वो वाला ट्यूमर, वो उसको कैंसर तो आप नहीं कह सकते, वो वाला ट्यूमर, वो वाला एक मैस जिसकी ग्रोथ हुई है, जो कि स्प्रेड नहीं हो सकता, जो लोकलाइज्ड है, वो जहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हुई है वहीं पे मौजूद है, वहाँ से किसी दूसरी जगह पे वो स्प्रेड नहीं हो सकता, उसे आप बिनाइन का नाम देते हो। तो इसमें सबसे पहले हेपेटोसेलुलर एडिनोमा का नाम आ जाता है, और दूसरे नंबर पे आता है हिमेंजियोमा, हिमेंजियोमास, ठीक है। दीज आर बेसिकली मैसेज ऑफ एटिपिकल ब्लड वेसल्स, मैं लिख लेता हूँ, मैसेज ऑफ एटिपिकल ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये जो है ये आपके बिनाइन ट्यूमर्स में आ जाते हैं। अब जो आपके मेलिग्नेंट ट्यूमर हैं जो पेशेंट के लिवर के, उसमें क्या कौन से नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपको याद रखने हैं।
एक को हम कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं HCC, चलें लिख ही लेते हैं, हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा। मैं यहाँ पे ना कैंसर की डिटेल नहीं पढ़ा रहा। आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि सर सिर्फ नाम बता रहे हैं, वो इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने जब हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ानी है और उसमें कैंसर्स को डिस्कस करेंगे, मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा वहाँ पे जो हिस्टोपैथोलॉजी में स्लाइड्स देखी जाती हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इतना लेंथी उस चीज़ों को करने की, उसको हम अलहदा से करेंगे। ठीक है, तो हिपैटोसेलर कार्सिनोमा जो है एक ये है। उसके बाद आ जाता है हिपैटो कार्सिनोमा, हिपैटो कार्सिनोमा। ठीक है, और थर्ड वन जो है उसको हम कहते हैं हेपाटोमा, हेपाटोमा। तो ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स हैं जिनको मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं, और जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उसमें ये दो नाम है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हिपैटोसेलर कार्सिनोमा है इसका मैकेनिज़्म क्या होता है। तो इसमें मैकेनिज़्म कह लें, जिसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ये होता है कि सिरोसिस। ठीक है, सबसे पहले इसमें सिरोसिस होता है, और सिरोसिस जो है वो डेवलप होता है HCC की तरफ, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ। उसके बाद HCV भी एक कॉमन कॉज है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा का, और HBV भी है, लेकिन HBV इतना कॉमन नहीं है। जो मोस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया था ना कि किस केस में आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, तो ये सिरोसिस के केस में। क्यों? क्योंकि सिरोसिस और जो हेपेटाइटिस C वायरस हैं ये लिवर कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, और कौन से वाला? हिपैटोसेलर कार्सिनोमा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वही पॉइंट है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर कैंसर, फॉर लिवर कैंसर, दैट इज हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो इसका हम कहेंगे लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इसका वो प्रोसेस होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, इसमें से ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेई सिंड्रोम क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली रेई सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स को, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जो कि जिसमें इन्फेक्शियस भी आ जाता है, मेटाबॉलिक भी आ जाता है, इन्फेक्शियस, मेटाबॉलिक, ठीक है, टॉक्सिक एंड ड्रग इंड्यूस्ड, ड्रग इंड्यूस्ड आ जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता ये है कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं, जैसे कि मैं नाम लिखता हूँ, वेरिसिला, वेरिसिला हो गया, या जो आपकी गैस्ट्रोएंटराइटिस से रिलेटेड हैं, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं, मसलन इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, तो ये रेई सिंड्रोम के मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में आ जाता है, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में आ जाता है। अब इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है जो कि डेवलप होता है रेई सिंड्रोम के अंदर, वो है इंसेफेलोपैथी। ठीक है, इंसेफेलोपैथी मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये होती क्या है, क्योंकि जो इस तरह की टर्म्स आएंगी जो मुश्किल हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब रेई सिंड्रोम में एक तो इंसेफेलोपैथी डेवलप होती है, मैं आगे जाके बताता हूँ ये क्या होती है। दूसरे नंबर पे रेई सिंड्रोम में फैटी डीजनरेशन ऑफ लिवर होती है। ठीक है, फैटी डीजनरेशन ऑफ लिवर होती है। इसके बाद जो है वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। ठीक हो गया, तो ये जो हैं ये तीन इसके करेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं रेई सिंड्रोम की। अब इंसेफेलोपैथी क्या होती है? इंसेफेलोपैथी को ना बेसिकली स्टेजिंग करते हैं, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, और ये 5 तक होता है। अब जो स्टेज 1 है इसके अंदर जो है वो पेशेंट को कह लें कि माइल्ड कन्फ्यूजन होती है, माइल्ड कन्फ्यूजन होती है। और स्टेज 5 में जो है वो पेशेंट को क्या न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है, लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिक फंक्शन। ठीक है, और इसमें जितने जो आपके जो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस होते हैं वो अब काम नहीं करते अपना। ठीक है, अब इसमें जो लिवर डिजनरेशन जब हो रही होती है, ख़ासतौर पर अगर हम इसकी बात करें रेई सिंड्रोम की, तो इसमें अब जो पेशेंट है उसको माइल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा। ठीक है, और जो AST है और ALT, ठीक है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंड एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये जो है 3 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाते हैं, 3 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक हो गया, याद रहेगा। रेई सिंड्रोम क्या होती है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें जो इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं नेचर में, मेटाबॉलिक भी हो सकते हैं, टॉक्सिक बेस्ड हो सकते हैं, ड्रग इंड्यूस भी हो सकते हैं। और मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में इसमें दो इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं, एक वेरिसिला है और एक इन्फ्लुएंजा, जो रेई सिंड्रोम कॉज करते हैं।
उसके बाद रेई सिंड्रोम के करेक्टरिस्टिक्स में आए तो इंसेफेलोपैथी और फैटी डिजनरेशन ऑफ लिवर। इंसेफेलोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होता क्या है, ये माइल्ड कन्फ्यूजन से स्टार्ट होता है और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन लॉस की तरफ ये जाता है, स्टेज 5 की तरफ जाता है, और इसमें हाइपरबिलिरुबिनीमिया और ALT/AST लेवल बढ़ जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मैंने ये सारी जो जितनी भी डिजीज़ हैं इंशाल्लाह ये मैं आज काफ़ी सारी करवा दूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये डिजीज़ हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद डायग्नोसिस पे आ जाएंगे कि ड्रग एंड अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर में आए तो मैकेनिज्म बाय विच ड्रग्स कैन कॉज लिवर इंजरी। तो जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है टॉक्सिसिटी का वो होता है इम्यून मीडिएटेड इंजरी। इम्यून मीडिएटेड इंजरी होता है इसमें, ठीक है। बेसिकली जो ड्रग होती है ना वो मैं लिख लेता हूँ, ड्रग इंड्यूसेस एन एडवर्स इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, और विच इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द लिवर, और इसकी वजह से फिर ये होता है कि ड्रग जो लिवर है उसकी वो इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आती है अल्कोहलिक सिरोसिस। तो अल्कोहलिक सिरोसिस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें एक दो बातें और मुझे बतानी है कि वो वाले इंडिविजुअल्स हु ड्रिंक हैवीली, इंडिविजुअल्स हु ड्रिंक हैवीली फॉर अ डेकेड, ठीक है, एक दहाई तक वो पीते हैं, मतलब पिछले 10 साल से वो ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा चांस है कि वो अल्कोहलिक सिरोसिस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो इंजरी होती है इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल अल्डिहाइड, ड्यू टू, ये नाम आपको आना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ठीक है, जो कि उससे बनता है। अब क्योंकि जो एसिटल्डिहाइड है इसको आप कह सकते हो कि ये रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये रिएक्टिव स्पीशीज़ में आ जाता है, और ये क्या करता है कि ये एक तो खुद रिएक्टिव है एसिटल्डिहाइड, इसके अलावा ये करता है कि बाकी जो रिएक्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी एक्यूमुलेट करता है, उनको भी इकट्ठा करता है लिवर में, ठीक है, और इसकी वजह से फिर ये होता है कि कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जिसमें आपकी फीवर है, उसके बाद हिपैटोमेगैली है, ठीक है, जॉन्डिस है, ये जॉन्डिस को तो हम पहले भी देख चुके हैं, और एनोरेक्सिया हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो लॉन्ग टर्म एक्सेसिव कंजम्पशन होती है अल्कोहल की, इससे एक लिवर एबनॉर्मेलिटीज़ का एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम से क्या मतलब है मैं वो बताना चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहले ये होता है कि अल्कोहलिक फैटी लिवर होगा, अल्कोहलिक फैटी लिवर होगा, ठीक है, और फिर उसके साथ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अच्छा, इसको ना आप पता है क्या नाम देते हो, इसके लिए एक टर्म यूज़ होते हैं, उसे बोलते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस, STEATOHEPATITIS, ठीक है, स्टेटोहेपेटाइटिस इसे बोला जाता है। इसमें यह होता है कि जो फैट्स हैं वो लिवर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे हम फैटी लिवर का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब एक्सेसिव कंजम्पशन आप अल्कोहल की करते हो तो अल्कोहलिक फैटी लिवर होगा, प्लस उसमें इन्फ्लेमेशन होगी जिसको आप स्टेटोहेपेटाइटिस का नाम देते हो, और फिर आगे चल के क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि वहाँ पे कोलेजन जो है वो डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एंड पे जाके जो है क्या होगा कि जो नॉर्मल लिवर स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल लिवर स्ट्रक्चर, ठीक है, लिवर स्ट्रक्चर एंड पे जाके जो है वो काफ़ी डैमेज हो जाएगा। तभी तो हम लिवर ट्रांसप्लांट की और इस सारी चीज़ों की बात कर रहे थे। ये स्टार्ट तो माइल्ड से ही होता है लेकिन आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आपको एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि कौन से दो एंजाइम्स हैं जो कि अल्कोहल जब कोई पर्सन इनटेक कर रहा होता है तो उसको एलिमिनेट भी तो करना है, उसके लिए दो एंजाइम हैं जिनके नाम आने चाहिए जो पूछे जाते हैं। पहला नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा नाम है एसीटल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये दो नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बेसिकली होता ये है कि पहले अल्कोहल है ना, ठीक है, अल्कोहल ट्रांसफॉर्म होगा किस में भला, एसीटल्डिहाइड में, ठीक है,
और एसीटल्डिहाइड जो है वो फर्दर एसीटेट में होगा, एसीटेट से जो है वो वाटर एंड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और वो फिर क्रेब्स साइकिल में शामिल हो जाएगा। तो अगर ये एंजाइम, एक तो अपटेक ज़्यादा है, या दूसरा ये है कि अगर ये एंजाइम भी फंक्शनल नहीं है या ये क्वांटिटी में कम है, तो उसकी वजह से भी जो है वो अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस जो है वो डेवलप हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अल्कोहलिक जो फैटी लिवर है उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। चेंजेस हम पैरामीटर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें AST लेवल जो है वो चेंज आएगा, ALT चेंज आएगा, ठीक है। ये चेंज का मतलब ये होगा कि ये एलिवेट हो जाएंगे, ये इनका लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो ALP है, ALP जिसे हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज कहते हैं, वो भी एलिवेट करता है। और आपका जो टोटल बिलोरुबिन है, टोटल बिलोरुबिन, वो भी एलिवेट कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक और प्रोटीन है जो कि लिवर के बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि लिवर से प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन वो भी लिवर से ही प्रोड्यूस होती है। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम देखने में आता है तो जो एल्ब्यूमिन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पेपर के लिहाज से मैं चीज़ें करवा रहा हूँ कि आपको ये इस तरह से पता होना चाहिए, आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो। फिर कुछ और ड्रग्स भी हैं जो कि अल्कोहलिक सिरोसिस को प्रमोट करती हैं। तो उसमें मतलब अल्कोहल इंटेक भी हो रहा है, साथ कुछ ड्रग्स भी हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ट्रैंकुलाइजर्स हैं। ट्रैंकुलाइजर्स, ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं कि जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं या जो सूथिंग इफेक्ट देते हैं, मसलन डायज़ेपाम है, ठीक है। इसके बाद एल्प है, एल्प जिसे आप जैनिक्स भी कहते हैं, जैनिक्स। ये जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, ये डिप्रेशन वाले जो मरीज़ होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो ट्रैंकुलाइज़र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पूछा वो होता है, इतना कोई नहीं कि वो आपसे सारी चीज़ें पूछना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग्स एसोसिएटेड विद सीरियस हेपेटिक इंजरी, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये है जी एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन, ठीक है। ये जब किसी पेशेंट को मैसिव डोजेस में आप देते हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि फैटल हिपैटिक नेक्रोसिस हो जाएगा, फैटल हिपैटिक नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसके लिए फिर रैपिड ट्रीटमेंट बड़ा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इसको काफ़ी डैमेज हो जाता है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे एंड होता है। हमने सिरोसिस को देखा, ट्यूमर्स को देखा, अल्कोहल बेस देखा। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम 2 से 3 लेक्चर में लिवर का जो टॉपिक है उसको एंड करेंगे। अभी हमारी डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। चलें जी, थैंक यू सो मच।